Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट की पोएम नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोग। यह एक छोटी सी पोएम है जो कि फोग यानी कि धुंध यानी कि कोहरा इस पर आधारित है, जो कि कवि ने इस कोहरे की जो तुलना है वो बिल्ली के कदमों के समान की है कि जो ये कोहरा है, जो ये धुंध है, ये बिल्ली के कदमों की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे चुपचाप आता है बिना कोई आवाज़ किए, और फिर एक जगह बैठ करके घुटनों के बल बैठ करके पूरे शहर को, पूरे बंदरगाह को निहारता है और उसके बाद फिर चुपके से चला भी जाता है। तो इसी भाव को देखते हुए इस पोएम को उन्होंने बनाया है। और आज की इस क्लास में हम इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले और देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो लेते हैं इस पोएम का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक। यानी कि इस कविता के जो कवि है कार्ल सैंडबर्ग, उनके अनुसार जो धुंध है वह किसकी तरह होती है, यानी कि उनको यह धुंध किसकी तरह प्रतीत होती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि सैंडबर्ग थिंक्स, यानी कि जो कवि है वो सोचते हैं द फॉग इज़ लाइक अ लिटिल कैट, यानी कि जो धुंध है वो एक छोटी बिल्ली के समान होती है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि हाउ डज द फॉग कम, कि जो धुंध है वो कैसे आती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द फॉग कम्स, यानी कि जो कोहरा है यानी कि जो धुंध है वो आता है साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि जैसे कि एक बिल्ली दबे पाँव आती है तो बिल्कुल उसी दबे पाँव बिना कोई आवाज़ किए धुंध भी इस तरीके से आती है, यानी कि जो धुंध है वो बिल्ली के दबे पैरों की तरह आती है, बड़े चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए। आ गया पॉइंट नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। यानी कि इस पोएम में जो तीसरी लाइन है जिसके अंदर जो ये इट वर्ड है ये किसको रेफर किया गया, यानी कि इससे कभी हमें क्या बताना चाहते हैं, ये इट किसके लिए लिखा हुआ है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द वर्ड इट, यानी कि जो ये शब्द है इट, यानी कि जो इट जो ये शब्द है इन द थर्ड लाइन, यानी कि इस पोएम में जो तीसरी लाइन में जो वर्ड ईट है रेफर्स टू द फॉग, वह धुंध के लिए लिखा गया, यानी कि जो ईट है वह धुंध के लिए लिखा गया है, यानी कि यह धुंध का सर्वनाम है। आगे पहले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि डज द पोइट एक्चुअली से, कि क्या जो ये कवि है क्या ये सचमुच कहते हैं दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि जो ये धुंध है ये बिल्ली की तरह है। तो क्या जो ये कवि है क्या ये सचमुच ऐसा कहते हैं कि जो फॉग है वो बिल्ली की तरह है। आगे आपसे पूछा है कि फाइंड 3 थिंग्स, यानी कि 3 चीज़ों की खोज कीजिए, यानी कि 3 बातों को पता कीजिए दैट टेल, जो कि हमें बताती है दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि जो धुंध है ये बिल्ली की तरह है। आप ऐसे 3 चीज़ों का पता लगाइए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट रियली थिंक्स द फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि जो इस कविता के जो कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग, कवि रियली थिंक्स, यानी कि जो कवि है वो सचमुच ही ऐसा सोचते हैं द फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि जो ये कोहरा है, जो ये धुंध है ये एक बिल्ली के समान है, वो सचमुच ही ऐसा सोचते हैं। द 3 थिंग्स, वे 3 चीज़ें दैट टेल अस फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि जो कि हमें बताती है कि जो ये धुंध है ये बिल्ली की तरह है, आर फॉलोइंग, वो निम्नलिखित लिखी हुई हैं। तो इसके पहले पॉइंट में आप लिखते हैं कि द फॉग कम्स जस्ट लाइक अ कैट, यानी कि जो धुंध है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह ही वो आती है। दैट मीन्स साइलेंट, यानी कि वो बिल्कुल दबे पाँव आते, चुपचाप वो आते बिना किसी आवाज़ को किए। तो इसके दूसरे पॉइंट पर आप लिखते हैं कि इट सिट्स ऑन साइलेंट, यानी कि वह बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। हॉन्चेस जस्ट, यानी कि अपने पैरों को मोड़ करके वो नीचे बैठ जाती है। जस्ट एज अ कैट सिट, कि जिस तरीके से एक बिल्ली बैठती है। और इसके तीसरे पॉइंट पर आप लिखते हैं कि इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी, और फिर उसके बाद वह पूरे बंदरगाह पर और पूरी सिटी के ऊपर अपनी नज़र घुमाती है, यानी कि पूरे बंदरगाह को और पूरी सिटी को वो निहारती है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, बिना कोई डिस्टर्बेंस किए हुए, यानी कि चुपचाप तरीके से वह आती है और बैठती है और वहाँ से पूरे बंदरगाह को और पूरे शहर को निहारती है। एंड देन उसके बाद मूव्स ऑन जस्ट लाइक ए कैट, और फिर उसके बाद बिल्ली की तरफ वहाँ से वो चली जाती है। तो जो ये 3 चीज़ें हैं इनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे कवि हैं वो सचमुच ऐसा सोचते हैं कि जो ये धुंध है ये बिल्कुल बिल्ली के समान है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि अ मेटाफोर कंपेयर्स 2 थिंग्स, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द
जो किसी वस्तु के रूपक के रूप में लिखा जाता है, यानी कि एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की तुलना करने के लिए जिस शब्द को लिखा जाता है उसको बोलते हैं मेटाफोर, और इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। आप जानते हैं कि एक रूपक दो चीज़ों की आपस में तुलना करता है बाय ट्रांसफरिंग अ फीचर ऑफ वन थिंग टू अनदर, यानी कि एक वस्तु की कोई विशेषता किसी दूसरी वस्तु की विशेषता में ट्रांसफ़र करते हुए, यानी कि वहाँ पर भेजते हुए वह दो चीज़ों की तुलना करता है। कोई ऐसा शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफोर। तो इसके पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया कि फाइंड मेटाफोर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं तो उनके लिए रूपकों को ढूंढे, यानी कि उनके समान किसी दूसरे शब्दों को ढूंढे और उनकी विशेषताओं को भी आप उसमें मैच करने की कोशिश करेंगे। एंड कंप्लीट द टेबल बिलो, और निम्नलिखित जो नीचे दी गई एक टेबल है, एक तालिका है, उसको आप पूरा करेंगे। ऑल्सो ट्राई टू से, और आप ये भी कहने की कोशिश करेंगे हाउ दे आर अलाइक, कि वे एक दूसरे के समान कैसे हैं। द फर्स्ट इज डन फॉर यू, और जो पहला जो मिलान है वो आपके लिए करके दिखाया गया है। तो आप इसके आंसर में लिखते हैं कि, तो इसके आंसर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टेबल है जिसमें जो पहला पॉइंट है वो आपके लिए ऑलरेडी करके दिखाया गया है, जिसमें तूफान की तुलना एक टाइगर से की गई है, यानी कि तूफान और टाइगर की जो विशेषता है उसको मिलाने की कोशिश की है। तो इसका जो मिलान है वो कॉलम नंबर 3 में आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि तूफान बिल्कुल टाइगर की तरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइगर बिल्कुल तूफान की तरह होता है, जिसमें पाउंसेस ओवर द फील्ड्स, यानी कि वह अपने क्षेत्र में आकर के अचानक हमला करता है, एंड ग्राउल्स, और वह पूरा गरजता है, पूरा शोर मचाता है। अब आपके सामने जो आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आपको पूरा करना है। तो जिसमें जो तुलना के लिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रेन, जिसकी तुलना आपने स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्पीड, यानी कि जो तेज़ चलने वाली जो हवा है जिसकी गति बहुत तेज़ होती है उससे उसकी तुलना की गई है। और इनकी कुछ समानताएं जो कि ग्राउल से, यानी कि वे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा गरजती हैं। अगला है इसमें जो फायर है, इसकी तुलना हमने ड्रैगन से की है, यानी कि फायर और ड्रैगन में क्या समानता है वो इसमें बताते हुए कहते हैं कि विल्ड एंड एरोगेंट, यानी कि बहुत ही गुस्से में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ही हिंसक होते हैं। आगे इसमें लिखा है कि स्कूल एंड टेम्पल, यानी कि जो एक विद्यालय होता है और एक मंदिर होता है, इसकी तुलना आगे इसमें बताई गई, यानी कि इनके अंदर क्या समानता है, इन दोनों को भगवान का दर्जा दिया गया, यानी कि इसमें दोनों में ईश्वरीय गुण को बताया गया कि स्कूल भी एक मंदिर के समान होता है। और इसमें अगला जो वर्ड है वो है होम एंड हेवन, यानी कि जो घर होता है वह स्वर्ग के समान होता है, और जो उसकी जो तुलना है, तुलना की जो विशेषता है इसके अंदर लिखा है कि पीस, कंफर्ट एंड लग्जरी, यानी यहाँ पर शांति है, सुख शांति है और शोभायमान होता है। आगे है पॉइंट नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि थिंक अबाउट ए स्टॉर्म, एक तूफान के बारे में सोचिए। ट्राई टू विजुअलाइज द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, और तूफान की जो प्रबलता है, जो शक्ति है, जो फोर्स है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। हियर द साउंड ऑफ द स्टॉर्म, और उस तूफान की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। एंड फील द पावर ऑफ द स्टॉर्म, और उस तूफान की शक्ति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एंड द सडन काम दैट हैपन्स आफ्टरवर्ड, और उस तूफान के जाने के बाद की जो शांति अचानक हो जाती है उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। राइट ए पोएम अबाउट द स्टॉर्म कंपेयरिंग इट विद एन एनिमल, और उसके बाद उस तूफान की तुलना एक किसी जानवर से करते हुए एक कविता भी लिखिए। और जिसका आंसर है, इसका आंसर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कोशिश कीजिए और एक अच्छी सी कविता लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे भी लिखी जाए आपको एक कोशिश करनी चाहिए। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लेते हैं इस पोएम का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि डज दिस पोएम हैव एनी राइम स्कीम, क्या इस कविता की कोई तुकांत योजना है, यानी कि राइम स्कीम का मतलब होता है तुकांत योजना। तुकांत योजना वह योजना होती है जिसके ऊपर किसी पोएम को लिखा जाता है, कोई सुर लेताल का कोई ऐसा पैटर्न, इसी को हम बोलते हैं राइम स्कीम, यानी कि तुकांत योजना। तो आपसे पूछा गया कि क्या इस कविता की कोई तुकांत योजना है। आगे हैं पोएट्री, यानी कि वह काव्य दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम, यानी कि कोई भी ऐसी कविता जिसमें कोई इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं होता, जिसकी कोई तुकांत योजना, कोई ऐसे सुर लेताल नहीं होता, इज कॉल्ड फ्री वर्स, वह एक मुक्त छंद कहलाती है। यानी कि अगर किसी काव्य में कोई सुर लेताल वगैरह नहीं होती है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है, वह मुक्त छंद कहलाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, दिस पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, यानी कि इस कविता का कोई तुकांत योजना नहीं है, यानी कि इस पोएम में कोई सुर लेताल को कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। इट इज़ अ फ्री वर्स, यह एक मुक्त छंद है।
तो जो ये फॉग आपकी जो एक पोएम है, इसमें कोई ऐसा राइम स्कीम नहीं है, कोई ऐसा तुकांत योजना नहीं है, यह पूर्ण रूप से मुक्त छंद है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 8 यानी कि फॉग के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।